हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे इंडियन डायस्पोरा के बारे में। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, चैप्टर नंबर 2। वी आर कवरिंग माइग्रेशन टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इंट्रोडक्शन लेक्चर में दे चुका हूँ कि माइग्रेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, टॉपिक है इसमें अपनी बुक में दे रखा है इंडियन डायस्पोरा। तो ये जो डायस्पोरा वर्ड है, आई एम श्योर आपने पहले सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। तो डायस्पोरा से आप क्या समझते हो? देखो, जो लोग अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, जॉब के पर्पज से या किसी दूसरे पर्पज से, ठीक है, दूसरे देशों में रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डायस्पोरा बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये देखे होंगे सुंदर पिचाई, सत्या नंडेला, ये इंडियन है मगर कहाँ पर रह रहे हैं? यूएसए में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ये तो माइक्रोसॉफ्ट में है और ये गूगल में है, सीईओ हैं उनके। ठीक है, तो ऐसे लोग, अब इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो ऐसे भारतीय लोग जो इंडिया को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए और वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, सेटल हो गए, अपने आप को सेटल कर लिया, मगर ओरिजिनली दे बिलोंग्स टू इंडिया। ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। तो हमारे भारत के करोड़ों लोग बाहर रह रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हो, चाहे सऊदी अरब में रह रहे हो, या यूएई में रह रहे हो, चाहे लंदन में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, है ना। बहुत सारी जगहों पर भारतीय लोग रह रहे हैं, इन सबको हम बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। तो यही चीज़ समझने वाले हैं। अब देखो, लोग तो बाहर रह रहे हैं, इंडिया को छोड़कर दूसरे देश में चले गए, तो इट इज़ काइंड ऑफ माइग्रेशन। ये भी क्या है? माइग्रेशन है। और माइग्रेशन कैसा? इंटरनेशनल माइग्रेशन है। तो हमारे यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ हमारे यहाँ से तो हो रहा है एमिग्रेशन, हमारे यहाँ से तो एमिग्रेशन हो रहा है, जा रहे हैं लोग दूसरे देशों में। ठीक है, ओके। तो डायस्पोरा वर्ड जो है, इसके बारे में अगर आप समझो मतलब क्या है, तो डायस्पोरा इज डिफाइंड एज ए कम्युनिटी ऑफ पीपल who do not live in their country of origin but maintain their heritage in new land। तो मतलब ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटी जो अपने खुद जहाँ पे जन्म लिया वहाँ नहीं रह रहे मगर दूसरी जगह रह रहे और अपने कल्चर को मेंटेन किए हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा के हम मतलब 3 फेजेज हम देखेंगे, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव। ऐसे करके हम समझेंगे कि फर्स्ट वेव में कैसे कैसे लोग जाते हैं, कहाँ कहाँ से जाते हैं, किस किस कंट्री में जाते हैं, ऐसे करके हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वेव की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वेव मतलब सबसे पहले भारत से जो लोग गए थे वो बेटा कब से गए थे? ब्रिटिश टाइम पर गए थे, या हम कहेंगे कॉलोनियल पीरियड में गए थे। तो आपको पता है 1947 से पहले तो इंडिया में अंग्रेजों का ही राज चल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ से भारतीयों को कई देशों में भेजा था। तो इंडिया तो जब हमारा क्या हुआ करता था, अंग्रेज़ों की कॉलोनी हुआ करता था, तो डेफिनेटली हम अपनी मर्जी से तो जाएंगे नहीं, तो लोगों को यहाँ से लेबर की तरह मतलब दूसरे देशों में अंग्रेज़ों ने भेजा था। तो वही चीज़ हम समझने वाले हैं। इसको समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, इंडेंचर्ड लेबर। ध्यान रखना, इंडेंचर्ड लेबर। तो इंडेंचर्ड लेबर समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडेंचर्ड लेबर समझ में आ जाएगा तो तभी ये फर्स्ट वेव समझ में आएगी। तो इंडेंचर्ड लेबर वाज ए सिस्टम ऑफ बॉन्डेड लेबर दैट वाज इंस्टीट्यूटेड फॉलोइंग द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी थ्रू आउट ब्रिटिश एम्पायर इन 1833। तो पहली बात तो ध्यान रखना, 1833 से पहले ब्रिटिश एम्पायर में यूँ समझ लो स्लेवरी वाला सिस्टम चलता था, दास प्रथा वाला सिस्टम चलता था। तो पहले तो स्लेवों का ट्रेड हुआ करता था, अफ्रीका से, एशिया से लोगों को स्लेव बना के बहुत सारे अंग्रेजों की कॉलोनियों में भेज दिया जाता था और इनसे काम करवाते थे ज़िंदगी भर तक, इनसे, इनकी संतान से। मगर स्लेवरी वाला सिस्टम हो जाता है ख़त्म 1833 में। अब किसी को गुलाम तो बना नहीं सकते, मतलब लोगों को गुलाम नहीं बना सकते। तो अब इसकी जगह पर एक नया सिस्टम आया, उसको हम बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबर वाला सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये एक प्रकार का समझो बॉन्डेड लेबर है। तो मतलब लोगों को, जैसे मान लो यहाँ भारत है, भारत से लोगों को मान लो अफ्रीका ले जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका ले जा रहे हैं, तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे, देखो भाई हम आपको 5 साल के लिए ले जा रहे हैं, हम आपको पेमेंट देंगे और 5 साल बाद आप वापस आ जाना। तो मतलब एक टाइम का मतलब टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट है ये, मतलब जहाँ पर लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितना भी है इतने साल के लिए हम ले जाएंगे, आपको पेमेंट मिलेगा। तो जब लोगों को काम करवाने के लिए ले जाते थे, टाइम मतलब एक टाइम का एग्रीमेंट करके, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते थे? इंडेंचर्ड लेबर। तो एज न्यूली फ्रीली मैन एंड वुमेन रिफ्यूज टू वर्क फॉर लो वेजेस ऑन शुगर, टी प्लांटेशन एंड रेल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन ब्रिटिश कॉलोनीज ऑफ वेस्ट इंडीज, फिजी, मॉरिशस एंड सिलोन। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो सिस्टम क्यों लाया गया था, क्योंकि जैसे ही स्लेवरी खत्म हुई थी तो लोगों ने काम करना से मना कर दिया, क्योंकि अंग्रेज क्या देते थे, बहुत कम वेजेज पर मतलब लोगों को नौकरी देते थे। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम ना तो आपकी शुगर फैक्ट्री में, ना टी प्लांटेशन में, ना रेल कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले हैं। और अंग्रेजों की अलग अलग जगह पर कॉलोनियाँ हुआ करती थी, फिजी, वेस्ट इंडीज, मॉरिशस, सिलोन। तो इसीलिए अंग्रेजों ने
एक नया सिस्टम लेके आए, इसी को नाम दिया गया इंडेंचर्ड लेबर। तो समझ गए ना, इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या है, यहाँ पे लोगों को ले जाया जाएगा और एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा इनके साथ, और कहाँ पर भेजा जाएगा, अंग्रेजों की कॉलोनियों में भेजा जाएगा। किसके लिए, काम करने के लिए, सिंपल सी बात है। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, अंग्रेजों के टाइम पे मिलियंस ऑफ इंडेंचर्ड लेबर वर सेंट टू, अब देखो समझ में आ गया ना, तो लाखों भारतीयों को एज ए इंडेंचर्ड लेबर की तरह इनको भेज दिया गया। तो पहली बात तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार, दो जगह हम ले रहे हैं, यूपी और बिहार। यहाँ से अंग्रेजों के द्वारा, ध्यान रखना, यूपी और बिहार से अंग्रेजों के द्वारा इंडेंचर्ड लेबर को कहाँ कहाँ भेजा जाता था, मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड्स। अब कैरेबियन आइलैंड्स में कई सारे यहाँ पे कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, जैसे त्रिनिडेड, टोबागो, गुयाना, फिजी, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा भेजा जाता था। पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के द्वारा इंडेंचर्ड लेबर की तरह यूपी और बिहार से लोगों को कहाँ कहाँ भेजा जाता था, तो आपको ध्यान रखना है मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड्स, फिजी, साउथ अफ्रीका, ठीक है। फिर फ्रेंच और डच लोग जो हुआ करते थे, ध्यान रखना, फ्रेंच और डच, डच मतलब आज की डेट में जो द नेदरलैंड कंट्री है, नेदरलैंड, जिसको हम पहले हॉलैंड बोलते थे, तो वहाँ से लोगों को भेजा जाता था तो कहाँ पर भेजा जाता था, टू रीयूनियन आइलैंड, इसके अलावा ग्वाडेलोप, मार्टिनिक एंड सुरीनेम, यहाँ पर भेजा जाता था फ्रेंच और डच के द्वारा भारतीयों को। और पोर्चुगीज कहाँ कहाँ पर भेजते थे, पहली बात तो पोर्चुगीज गोवा, दमन और दीप, गोवा, दमन, दीप, यहाँ से लोगों को पोर्चुगीज के द्वारा भेजा जाता था। कहाँ कहाँ पर, अंगोला, मोजाम्बिक में भेजा जाता था। किसके लिए, एज ए प्लांटेशन वर्कर। तो ध्यान रखना, हमने कई देशों की यहाँ पे बात की, एक तो अंग्रेज भेजते थे ब्रिटिशर्स, दूसरे फ्रेंच और डच भेजते थे, और पोर्चुगीज भी मतलब भारतीयों को यहाँ से अलग अलग अपनी कॉलोनियों में भेजा करते थे, एज ए प्लांटेशन वर्कर्स की तरह इनको भेजा करते थे, ठीक है। ऑल सच माइग्रेशन वर कवर्ड अंडर द टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट नोन एज गिरमिट एक्ट, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। अब जितने भी लोगों को यहाँ पे भेजा जा रहा था तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होता था, मतलब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी है, टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होता था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, जिसको बोला जाता था गिरमिट एक्ट। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया से जो इंडेंचर्ड लेबर थी उसको किस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाहर भेजा जाता था, तो आपको बताना है गिरमिट एक्ट या इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। अब यहाँ पे इन देशों में जो भारतीय भेज दिए गए, इंडेंचर्ड जो लेबर भेज दी गई है, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब हुआ करती थी, मतलब स्लेव से भी, मतलब जो स्लेव होते हैं ना, नौकर दास जो होते हैं, दास से भी बेकार मतलब इनकी कंडीशन हुआ करती थी। समझ लो दास जैसे रहते थे ऐसे इनकी कंडीशन हुआ करती थी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड फेज में। तो फर्स्ट फेज में ध्यान रखना, फर्स्ट फेज में, फर्स्ट वेव में क्या हुआ था, इंडेंचर्ड लेबर को भेजा गया था किसके द्वारा, ब्रिटिश कॉलोनियल जो टाइम चल रहा था इंडिया में, अंग्रेजों के द्वारा, फ्रेंच के द्वारा, डच के द्वारा, पोर्चुगीज के द्वारा अपनी अपनी कॉलोनियों में लेबर की तरह भेजा जाता था एज ए प्लांटेशन वर्कर। अब हम देखेंगे सेकंड वेव। अब सेकंड वेव डेफिनेटली जब देश हमारा आज़ाद हो गया उसके बाद की हम बात करेंगे। द सेकंड वेव ऑफ माइग्रेंट्स वेंचर्ड आउट इनटू द नेबरिंग कंट्रीज इन रिसेंट टाइम्स एज ए प्रोफेशनल्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, अफ्रीकन कंट्रीज ईटीसी, एंड द ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूज। तो मतलब सेकंड वेव की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, सेकंड वेव में भारतीयों को, ध्यान रखना, भारतीयों को कहाँ कहाँ पर लोग जाने लग गए। अब तो भारतीय खुद जा रहे हैं, अंग्रेज नहीं वो भेज रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। अब भारतीय लोग कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, किस किस कंट्रीज में जा रहे हैं, तो थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, अफ्रीकन कंट्रीज में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, रीजन सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मतलब जॉब मिल रहा है इनको, तो जॉब के लिए मतलब लोग इन देशों में जा रहे हैं। क्या काम करते हैं वहाँ पर, ये प्रोफेशनल्स की तरह जाते हैं, आर्टिसंस की तरह जाते हैं, ट्रेडर्स की तरह जाते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स की तरह जाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जा रहे हैं। और 1970 के टाइम पे क्या हुआ था, ऑयल बूम आया था। कहाँ पर आया था, वेस्ट एशिया में ऑयल बूम आया था। तो उस समय भी भारत से लगातार मूवमेंट होता है किसका, लोगों का, एज ए सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर की तरह बूम होता है वेस्ट एशिया में, ठीक है। जो अरब कंट्रीज है वहाँ पर लोग यहाँ से जाते हैं। और आज भी वेस्टर्न कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न कंट्रीज में भी लोग मतलब यहाँ से गए इंडिया से, किस किस पर्पज़ के लिए गए, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स की तरह, स्टोर ओनर्स की तरह, प्रोफेशनल्स की तरह, बिजनेसमैन की तरह, बहुत सारे इंडियंस कहाँ पर गए, वेस्टर्न कंट्रीज में गए सेकंड वेव के दौरान। थर्ड वेव की बात करें तो थर्ड वेव, ध्यान रखना, थर्ड वेव में बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं इंडिया से। कैसे कैसे, मतलब अलग अलग तरीके से जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं प्रोफेशनल की तरह, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स का जाना स्टार्ट हुआ था 1960 के बाद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मीडिया पर्सन्स, तो मीडिया पर्सन्स भी 1980 के बाद जाना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गए प्रोफेशंस। इन
एज इनकी तरह मतलब काम करने के लिए गए थे। कहाँ कहाँ पर गए थे? यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, इन देशों में भारतीय लोग जाते हैं। ठीक है। These professionals enjoy distinction of being one of highly educated and highest earning and prospering groups। तो ये जो लोग जाते हैं, ये प्रोफेशनल जो जाते हैं, इनकी एक अलग ही वहाँ पे पहचान होती है। हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी हाईएस्ट अर्निंग होती है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग कैसे हैं, धनवान लोग हैं। ठीक है। तो थर्ड वेव में आपको ध्यान रखना है, थर्ड वेव मेनली आप यूँ समझ लो 1960 1980 के बाद की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर ये लोग जाते हैं, कई सारी कंट्रीज में जाते हैं। कहाँ कहाँ पर जाते हैं ये चीज़ ध्यान रखना है। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी। किस किस प्रोफेशन में जाते हैं? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मीडिया पर्सन्स की तरह जाते हैं। और स्पेशली अगर हम 1991 के बाद की बात करें, भारत में आपको पता है लिबरलाइजेशन कब आया था? 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उस दौरान आपको देखने को मिलेगा 1990s के टाइम पर एजुकेशन एंड नॉलेज बेस्ड माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। मतलब यहाँ से जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और नॉलेज बेस्ड लोग जो हैं वो मतलब जाते हैं, और ये जो लोग हैं ये बनाते हैं इंडियन डायस्पोरा बाकी कंट्रीज में। और आपको पता होगा या नहीं पता हो तो आप यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि इंडिया का जो डायस्पोरा है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल डायस्पोरा माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इवन आज की डेट में आप देखोगे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी जो उनके CEO आपको देखने को मिलेंगे इंडियंस में देखने को मिलेंगे। जैसे गूगल बहुत ही फेमस है, आपको पता ही है, गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट बहुत फेमस है, सत्या नडेला। ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे यहाँ पे दे रखे हैं। तो बहुत सारे इंडियंस जो हैं बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट को संभाले हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो बहुत ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा का मतलब हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इनका क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इंडियन डायस्पोरा जो है जहाँ जहाँ ये रह रहे हैं उन देशों के डेवलपमेंट में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है इंडियन डायस्पोरा का। अब कोई पूछ ले क्या ये डायस्पोरा चलो बाहर तो है, इसका फ़ायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंडियन डायस्पोरा का इंपॉर्टेंस अगर कोई पूछ ले तो इनके कई सारे फायदे होते हैं। देखो इंडियन डायस्पोरा से पहली बात तो ये होता है कि ये जो डायस्पोरा होता है ये भेजता है रिमिटेंस। क्या भेजता है? सपोज मैं बाहर जॉब करने चला जाता हूँ, यूएसए में चला जाता हूँ, या आप चले जाते हो मान लो ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हो, वहाँ पर काम कर रहे हो, तो आप बदले में क्या घर पर क्या भेजोगे? अपने डॉलर भेजोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो रेमिटेंस मिलता है, देश को फ़ायदा होता है, घर वालों को फ़ायदा होता है, सबको फ़ायदा होता है। इससे देश का डेवलपमेंट, अपने खुद की कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, दूसरे कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। और नए नए आइडियाज़, अगर सोचो हम विदेशों में रह के आएंगे लोग, अगर उसके बाद इंडिया में सेटल होते हैं तो नए नए आइडियाज़ होंगे, पैसा यहाँ पे आएगा, हो सकता है वो यहाँ पे आके बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दें। प्लस भारतीय लोग ये जो रहते हैं वहाँ पर उस देश में एक इनका अलग ही इम्पैक्ट होता है। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है इनमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मतलब डायस्पोरा जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कल्चर एक्सचेंज होता है, इंडिया का कल्चर है वहाँ पर प्रमोट करते हैं। ठीक है। तो अपना कल्चर भी प्रिजर्व हो रहा है। बहुत सारे टूरिस्ट है, ये कई सारे टूरिस्ट मतलब वहाँ के लोगों को बोलते हैं कि आप इंडिया घूमो, इंडिया में घूमने आओ। तो बहुत सारे लोग मतलब इनसे प्रेरित होकर इंडिया में घूमने आते हैं। तो हमारा उससे क्या होता है, पैसा भी बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ती है। तो बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा है, सिंपल सी बात है। अब एक काम ये भी हो जाएगा कि भारत में जैसे मानो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर लोग विदेशों में काम करने जाएंगे तो थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। तो कई सारे फ़ायदे हैं। आप कई तरीके से मतलब इंडियन डायस्पोरा का रोल बता सकते हो कि भारत में या इंडिया की इकोनॉमी में किन किन क्षेत्रों में क्या क्या इनका इंपॉर्टेंट योगदान है, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।